बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। खेती बाड़ी की हर पहलू से रूबरू कराता हमारा खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, एक बार फिर से हाजिर हो गए हैं जानकारी का खजाना लेकर, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। बागवानी खेती के लिए ले सकते हैं उद्यान विकास योजना से लाभ। मछली पालन के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना। झाड़ीदार फ्रेंच बीन के लिए स्वर्णप्रिया और लतेदार फ्रेंच बीन के लिए स्वर्णलता लगाएं। अब समाचार विस्तार से। राज्य के विभिन्न जिलों में उद्यान विकास योजना के तहत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें बागवान मित्रों और किसानों को 5 दिवसीय प्रशिक्षण, मशरूम उत्पादन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण और युवाओं को 25 दिवसीय माली प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावे विभिन्न अवयवों की स्थापना के लिए अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के किसान इस योजना से लाभ लेने के लिए अपने जिला के जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। राज्य में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए रियरिंग तालाब निर्माण योजना चलाई जा रही है। इस योजना से लाभ लेने के लिए कुछ आवश्यक शर्त इस प्रकार हैं। आवेदक पहले से मछली पालन कार्य से जुड़े हों। जिस जमीन पर तालाब निर्माण का प्रस्ताव हो वो भूखंड पहले से बैंक में किसी कर्ज के एवज में बंधक नहीं हो। साथ ही 100 डिसमिल जल क्षेत्र वाले तालाब के लिए 130 डिसमिल जमीन होना अनिवार्य है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। जाड़े के मौसम में जो किसान सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं वे प्लास्टिक मल्चिंग करें तो ज़्यादा लाभ की स्थिति में रहेंगे। इससे पौधों का बचाव भी होगा और गुणवत्ता युक्त उपज भी मिलेगी। किसान भाइयों, जो लोग फ्रेंच बीन की फरस बीन की खेती करना चाहते हैं उसके लिए उत्तम प्रभेद जो है हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है स्वर्णप्रिया, जो झाड़ीदार किस्म है, जो उसका हरी फली मतलब सब्जी के में इस्तेमाल होता है और पका हुआ दाना उसको राजमा दाल के लिए भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि लाल बड़े आकार के होते हैं। तो ये इसके अलावा हमारे केंद्र से विकसित हुआ है HFB2, HFB3, HFB4, ये तीनों किस्म है जिसका गोल गुदेदार फलियाँ होते हैं हरे रंग के। तो ये भी अच्छा इस्तेमाल करते हैं, हमारे केंद्र से बीज प्राप्त करके किसान भाई कहते हैं। और जो लतेदार किस्म है उसमें स्वर्णलता है और ये हमारे केंद्र से विकसित हुई है उन्नत प्रभेद है HFPB3 है जिसका बीज का रंग सफ़ेद है और HFPB4 है जिसका रंग काले रंग के होता है बीज, लेकिन सभी का फली गोल गुदेदार होता है। तो ये उन्नत प्रभेद का कर सकते हैं। अभी जो मौसम आ गया है, ये जो हमारा अभी जो बुआई का जो उपयुक्त समय है, ये जो सितंबर का दूसरा पखवाड़ा चल रहा है या अक्टूबर का पहला हफ्ता तक किसान भाई बुआई कर सकते हैं, जिससे आपको उसको अच्छा फसल होगा और उपज भी अच्छा मिलेगा। राज्य के जो किसान फ्रेंच बीन की खेती करना चाहते हैं वे जल्द से जल्द बुआई का काम पूरा कर ले। झाड़ीदार और लतेदार फ्रेंच बीन के बेहतर उत्पादन के लिए किन उन्नत प्रभेदों का चुनाव करें, आइए इस संबंध में जानते हैं कृषि विशेषज्ञ की राय। प्लास्टिक मल्चिंग से पौधों को उसके बढ़वार के लिए अनुकूल तापमान मिलता है। साथ ही अधिक ठंड या पाला पड़ने की स्थिति में प्रतिकूल मौसम से बचाव होता है। इसके अलावे खरपतवार, कीट और रोग लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इससे इन पर होने वाले दवाइयों के खर्च में बचत होती है और उपज अच्छी होती है, जिससे लाभ में बढ़ोतरी होती है। फुट स्प्रेयर ऐसा कृषि उपकरण है जिससे दवा छिड़कने के लिए पैर से दबाकर पंप किया जाता है। किसान इसका उपयोग खेतों, फूलवारियों और बगीचों में कर सकते हैं। इस उपकरण से करीब 4 से 6 मीटर लंबे पेड़ पौधों पर दवा छिड़काने का काम
किया जा सकता है। इसमें आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निकास नली लगाई जा सकती है। आज हम जानेंगे मिर्च के बीजोपचार के लिए किस दवा का उपयोग करें। किसान भाइयों, आप किसी भी मौसम में मिर्च फसल की खेती करें, इसे रोग और कीटों से बचाने के लिए बुआई से पहले बीजोपचार जरूर करें। इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज की दर से 5 मिलीलीटर स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस सॉल्यूशन दवा का उपयोग करें। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार में किसान भाइयों, आपने देखा मौसम का मिजाज, मंडी भाव और कृषि जगत में क्या कुछ नया हुआ है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी ली। जानकारी हम देंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा विराम, कहीं मत जाइएगा। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाइयों, ये माकूल वक्त है तीसी और तोरी के लिए, तो इसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हमारे फीचर के माध्यम से आपको काफ़ी मदद मिल सकती है और नेक काम में देरी नहीं करते हैं। चलिए इस फीचर को देख लेते हैं। किसान भाइयों, रबी का मौसम आ गया है। ऐसे में अपने झारखंड प्रदेश में तिलहन की खेती का महत्व बढ़ जाता है। अपने प्रदेश में यूं तो तिलहन में तोरी, सरसों और तीसी की फसलें उगाई जाती हैं, परंतु इनमें तीसी का स्थान खास है। इसकी खेती असिंचित अवस्था में भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अभी रबी का मौसम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं मानसून लगभग ख़त्म होने को है। तो ऐसे समय में अब रबी फसलों का खेती का समय आ गया है और रबी में जो झारखंड में हम लोग देख रहे हैं कि ज़्यादातर एरिया जो है कि तिलहन का है। तिलहन के खेती के लिए तिलहन में के खेती में प्रमुख फसल जो है जो झारखंड में उगाया जाता है, इसमें तोरी, सरसों और तीसी, यही 3 प्रमुख फसल है जिसकी खेती किसान भाई सफलतापूर्वक करते हैं। तीसी की खेती की शुरुआत करने से पहले किसान भाई इसके लिए सही जमीन का चुनाव कर लें। मध्यम जमीन तथा ऊपरी जमीन जिनमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, वैसी जमीन इसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी भूमि का चुनाव करने के बाद उसकी 2 से 3 बार जुताई कर देनी चाहिए तथा उसमें पाटा चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेनी चाहिए। इसके उपरांत खेतों में गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए तथा बुआई के वक्त पंक्ति से पंक्ति की दूरी तथा पौधों से पौधों की दूरी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। अब इनकी खेती जो है कि करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि ये भूमि का चुनाव करें। ये मध्यम ज़मीन या ऊपरी ज़मीन जिसमें कि नमी की मात्रा पर्याप्त है, उसकी 2-3 जुताई करने के बाद अच्छी तरह से पाटा देकर ज़मीन को, मिट्टी को भुरभुरी बना लें और भुरभुरी बनाने के बाद उसमें अपनी बुआई करें। इसके लिए जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि तोरी का समय, बुआई का समय तो सितंबर के लास्ट वीक में है, लेकिन चूँकि इस बार बारिश ज़्यादा होते रहा है, बीच बीच में बारिश होते रही है, तो अभी भी आप 15 अक्टूबर तक तोरी का बुआई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप भूमि का चुनाव करें, उसकी तैयारी करें। तैयारी के समय उसमें 4 से 5 टन अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो उसको अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद उसको फसल की बुआई जो है नालियों में करें। नालियों मीन्स कुंड में करें, नाली बना करें और कतार से कतार की दूरी को आप मेंटेन करें। इसके लिए चाहे वो तीसी हो, चाहे वो सरसों हो, चाहे वो तोरी हो, इसके लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हैं और अगर पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें या यूँ कर लें कि बित्ता से अगर नाप लें, सेंटीमीटर नहीं है खेतों में, तो 1 से 1.25 बित्ता की दूरी को पौधे से पौधे की दूरी बना कर रखें तो पौधों को बढ़वार वानस्पतिक वृद्धि बहुत अच्छी तरह से होती है और उसमें निकाई गुड़ाई करने में आपको सुविधा होता है। साथ ही साथ जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो उसमें फल फूल अधिक लगेंगे। किसान भाइयों, किसी भी फसल की सफलता में उनके बीज के किस्मों की अहम भूमिका होती है। अपने प्रदेश में तीसी के लिए दिव्या, प्रियम, बिरसा कृषि 1, बिरसा कृषि 2 तथा बिरसा कृषि 3 की अनुशंसा विशेषज्ञों द्वारा की जाती है। अतः इन प्रभेदों का इस्तेमाल कर किसान भाई तीसी के उत्पादन में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी कर सकते हैं। जहाँ तक प्रभेद की बात हम लोग कर रहे थे कि तीसी के उन्नत प्रभेद T397, दिव्या, प्रियम और ये बिरसा तीसी 3, इन सब प्रभेदों का जो कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए हैं, इनका सफलतापूर्वक खेती की जा सकती है। तोरी की बात अगर हम लोग करें तो तोरी में TS38 जो है ये आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई, जो कि झारखंड प्रदेश के लिए भी रिकमेंडेड है, इसकी खेती करें। इसके अलावे आपका तपेश्वरी है, भवानी है और PT303, और जबकि PT303 काफ़ी पुरानी वैरायटी है लेकिन ये भी काफ़ी दिनों से प्रचलित है और ये नेशनल चेक में भी ये यूज होता है, इसलिए इसकी खेती भी झारखंड प्रदेश में सफलतापूर्वक की जा सकती है। अब रही बात सरसों की, तो सरसों का बहुत ही अनुकूल समय आ रहा है और किसान भाई खेत की तैयारी करने के बाद सरसों का भी उचित प्रभेद का चुनाव करें। इसमें आपको मैं बताना चाहूँगा कि
वर्ष 2021 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित बिरसा भाभा मस्टर्ड 1 ये बहुत ही अच्छी किस्म है। इसके अलावे DRMR 150-35, इसके अलावे आपको NRCHB 101, पूसा बोर्ड, पूसा 30, ये इन सब किस्मों का, ये सब काफ़ी हाई यील्डिंग वैरायटी है। इन सब किस्मों का आप अच्छी तरह से सफलतापूर्वक यहाँ पे झारखंड प्रदेश में इन सब प्रभेदों का खेती कर सकते हैं आप। किसान भाइयों, तिलहनी फसलों में बीज जनित रोगों की संभावना बहुत अधिक होती है, अतः इनकी बुआई से पहले बीजोपचार करना सुरक्षित होता है। ऐसे में किसान भाई प्रति किलोग्राम तीसी के बीज को 2 ग्राम बेविस्टीन नामक दवा से उपचारित कर लें। झारखंड के किसान भाइयों को अगर बीजोपचार करके बीज की बुआई करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि ये करते क्यों हैं पहले ये जानना होगा। क्योंकि बहुत सारे फसलों में, खासकर ये तिलहनी फसलों में कुछ बीज जनित रोग होते हैं जो कि बीज के द्वारा ही बीज कैरियर का काम करते हैं। तो अगर उस स्टेज में लगाने के पहले अगर हम बीजोपचार कर दें तो बहुत ही अच्छी बात होगी और इसमें से जो सीड बोर्न डिजीज हैं ये नहीं लगेंगे। तो इसके लिए किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहेंगे कि बेविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के दर से अगर इसको उपचारित कर ले। बेविस्टीन केमिकल है, एक दवा है, इससे जो कि बीज जनित रोगों से छुटकारा दे सकती है। अगर इसको उपचारित करके किसान भाई इसको लगाएं, और लगाने के लिए मैं एक चीज़ बहुत अहम बात रखना चाहूँगा, इसमें बताना चाहूँगा कि चूँकि सरसों, तोरी और तीसी का बीज काफ़ी छोटा होता है, इसलिए इसको जब नालियों में बुआई करें तो 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहरा बुआई न हो, जिससे कि इनको अंकुरन करने में सुविधा हो, अंकुरित अच्छे ढंग से कर सकें। इसलिए बुआई करने में इसका जरूर ध्यान रखें कि ज़्यादा गहराई पे बुआई न करें। किसान भाइयों, तीसी की सफलतापूर्वक खेती के लिए खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन करना भी आवश्यक होता है। यदि तीसी की खेती असिंचित अवस्था में की गई है तो खाद एवं उर्वरकों की मात्रा कम होगी तथा सिंचित अवस्था में इनकी मात्रा अधिक हो जाएगी। या पोषक तत्वों का जो प्रबंधन की बात है, इसमें अगर आप ये तीसी की बात करेंगे या सरसों की बात करेंगे या तोरी की बात करेंगे तो इसमें हम लोग किस तरह से इसकी खेती कर रहे हैं, यानी कि इसकी खेती 2 तरह से करते हैं। एक तो कि सिंचित अवस्था में, दूसरा कि रेनफेड कंडीशन, जो कि हमारा जो मानसून का रेन है और जो उसमें रेजिडुअल मॉइस्चर है ज़मीन में, अगर उसको ध्यान में रख के करते हैं। हमारे पास बहुत सारे किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं है, खासकर रबी में, तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग रेनफेड कंडीशन में खेती करते हैं। तो ध्यान रखें मोटा मोटी ये बात कि जब भी रेनफेड कंडीशन में करेंगे तो खाद एवं उर्वरकों का मात्रा कम हो जाएगा, और जब हम सिंचित अवस्था में करेंगे तो खाद एवं उर्वरकों का मात्रा अधिक होगा। तो रेनफेड कंडीशन के लिए अगर हम तीसी की बात करें तो इसमें 30 किलोग्राम नाइट्रोजन और 15 किलोग्राम फास्फोरस और 15 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से हम डालते हैं। और इसी तरह से तोरिया में अगर हम बात करें तो तोरिया में 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 25 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। अगर हम सरसों की बात करें तो सरसों में जो है कि 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम पोटास और 40 किलोग्राम फास्फोरस के दर प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। इसके अलावे मैं आपको बताना चाहूँगा कि चूँकि ये तिलहनी फसल है, इसमें आप सल्फर का प्रयोग जरूर करें। सल्फर का प्रयोग ये 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करने से इसके दानों में तेल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप फास्फोरस सिंगल सुपर फास्फेट से अगर आप सप्लाई कर रहे हैं किसान भाई, तो आपको अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप DAP से फास्फोरस को डालते हैं तो उस कंडीशन में आपको अलग से सल्फर 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से डालने से इनके बीजों में तेल की मात्रा आपको अधिक मिलेगी। इस तरह से किसान भाई यदि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार रबी के मौसम में तिलहन फसल तीसी की खेती करें तो वे उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। किसान भाई बहन, आप गेहूं फसल लगाते हैं, साथ में जैव भी लगाते हैं, तो इसकी जो देखभाल होती है बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है। तो खेत की तैयारी कैसे करें, कौन सा प्रभेद लगाएं, खाद किस वक्त डालें, पानी का इस्तेमाल कैसे करें, ये संपूर्ण जानकारी को लेकर हमने एक फीचर्स बनाई है। आइए आपको ये फीचर दिखाते हैं। रबी की फसलों में गेहूं का प्रमुख स्थान है। अपने देश में चावल के बाद खाद्य पदार्थ के रूप में गेहूं का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। अपने प्रदेश झारखंड में 1,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। यहाँ इसकी उत्पादकता 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि पंजाब की उत्पादन क्षमता से आधी है।
यदि किसान भाई इसकी वैज्ञानिक खेती करें तो वे इसका उत्पादन बढ़ा सकते हैं और अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, ये गेहूं एक प्रमुख फसल है और ये विश्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली फसल है और भारत में चावल के बाद ये दूसरी फसल है जो सबसे ज़्यादा खाई जाती है। तो इसकी अगर हम वैज्ञानिक खेती करेंगे तो हमको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा और किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। गेहूं की वैज्ञानिक खेती करने के लिए किसान भाइयों को सही भूमि का चयन करना होगा। इसके लिए मध्यम या फिर निचली भूमि उपयुक्त मानी जाती है। भूमि चयन के बाद किसान भाइयों को वैज्ञानिक विधि से खेतों की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए खरीफ फसलों की कटाई के तुरंत बाद खेतों की 2 गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर देनी चाहिए। फिर कल्टीवेटर से 1 जुताई करके उसमें पाटा चलाकर मिट्टी को समतल बना देना चाहिए। खेतों की तैयारी के वक्त किसान भाइयों को सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है कि भूमि का चुनाव एवं भूमि की तैयारी। तो सबसे पहले उसमें आपको ये देखना है कि गेहूं एक रबी फसल है जिसको कि जनरली मध्यम या निचली ज़मीन में लगाते हैं किसान भाई। तो उसमें जो है सबसे पहले उसकी खेती की तैयारी के लिए आपको खरीफ फसल की कटाई के तुरंत बाद 2 गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए और उसके बाद कल्टीवेटर से 1 जुताई करके और पाटा लगा देना चाहिए ताकि उसमें कोई ढेला न रहे और ये ज़मीन समतल हो जाए। क्योंकि एक कहावत है कि मैदे गेहूं ढेले चना, मतलब उसका जो खेत है वो मैदे की तरह तैयार होना चाहिए। उससे क्या होता है कि फसल जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से बढ़वार अच्छी होती है, उसका जर्मिनेशन बहुत बढ़िया होता है। और क्योंकि इसमें रबी फसल में पानी देने की आवश्यकता होती है तो पानी का नुकसान नहीं होता है, सबको बराबर, हर पौधे को बराबर पानी मिलता है। इसलिए खेत की तैयारी में विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन किसान भाइयों के पास सड़ी गोबर की खाद या कंपोस्ट है वो भी अपने खेत की तैयारी के समय ही उसको डाल दें ताकि उसका जो उसका न्यूट्रिएंट है वो पौधे को ज़्यादा से ज़्यादा मिले। और वो क्योंकि अगर आप बाद में डालते हैं तो वो पौधे को ज़्यादा नहीं मिलता है बल्कि वो उसका कुछ दुष्प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, गेहूं की वैज्ञानिक खेती के लिए उचित प्रभेद का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अपने प्रदेश में यदि किसान भाई सिंचित अवस्था में समय पर बुआई करते हैं तो उसके लिए K1006, K0307, DBW 147 तथा DBW 39 प्रभेद अच्छे माने जाते हैं। वैसे ही पिछात गेहूं की खेती में HI 1563, HI 1544, DBW 107, HD 3118 तथा बिरसा गेहूं 4 प्रभेद अधिक उत्पादन देते हैं। असिंचित अवस्था में K1317, HP 3171, HI 1612 फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि हम लोग जो किसान भाई खेती करते हैं वो 3 तरीके से गेहूं की खेती की जाती है। एक होती है कि नॉर्मल सोइंग यानी समय पे बुआई, तो और वो इरिगेटेड कंडीशन यानी कि उसमें सिंचाई की व्यवस्था हो। तो उसके लिए जो हमारे पास प्रभेद है वो है K1006, K0307, DBW 147, DBW 39 और बिरसा गेहूं 3। अगर इन फसलों का प्रभेदों का चयन करते हैं किसान भाई, झारखंड के किसान भाई खासकर, तो उनको सिंचित अवस्था में समय से बुआई पे ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त होगी। उसी तरह से दूसरी तरह के तरीके के हैं कि जो लेट यानी कि जो पछात गेहूं की खेती करते हैं किसान भाई, उनके लिए ये प्रभेद का चयन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें जो सबसे अच्छी जो वैरायटी झारखंड के कंडीशन के लिए पाई गई है वो है HI 1563, HI 1544, DBW 107, HD 3118 और बिरसा गेहूं 4 तथा मैक्स 6222। ये अगर प्रभेद का किसान भाई चयन करते हैं तो उनको ज़्यादा उपज होती है। उसी तरह से झारखंड में क्योंकि पानी की कमी है तो यहाँ पे रेनफेड व्हीट का भी जो मतलब वर्षा आधारित गेहूं की खेती होती है उसका भी है। तो उसके लिए किसान भाई अगर K1317, HD 3171 और HI 1612 किस्म का चयन करते हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा उपज प्राप्त हो। किसान भाइयों, गेहूं की खेती में बीज की मात्रा कितनी होगी ये खेती के तरीके पर निर्भर करती है। यदि किसान भाई इसकी ससमय शुरुआत करते हैं तो उन्हें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए
जबकि पिछात खेती में बीज दर 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना उचित होता है। सबसे जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे 3 तरीके से गेहूं की खेती की जाती है। तो अगर नॉर्मल सोइंग कर रहे हैं किसान भाई, समय पे बुआई कर रहे हैं, तो उस समय बीज दर जो है वो 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएंगे और उसको 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी पर लगाएंगे। और लेकिन अगर वो पिछात गेहूं की खेती कर रहे हैं तो उसमें जो है उनको बीज दर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा और उसमें 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देंगे और लाइन की दूरी को 18 सेंटीमीटर कर देंगे, क्योंकि उसमें जो है कल्ले कम बनते हैं। इसलिए जो है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है कि आपको दूरी कम करके पौधों को ज़्यादा बढ़ाना है ताकि आपको यील्ड में नुकसान न हो और किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। किसी भी फसल की सफलता में उर्वरकों की अहम भूमिका होती है, अतः इसका इस्तेमाल वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुसार करना बेहतर होता है। उर्वरक का प्रबंधन एक गेहूं में बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें सबसे पहले अगर समय से बुआई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 150 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का उपयोग किया जाता है। उसी तरह से अगर लेट बुआई कर रहे हैं तो उसमें नत्रजन की मात्रा को थोड़ा कम कर दिया जाता है ताकि जो है उसमें लॉजिंग न हो। तो उसमें 120 किलोग्राम नत्रजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश का मात्रा उपयोग करते हैं। डालने का तरीका ये होता है कि आपको उसमें पूरा फास्फोरस और पोटाश तथा आधा नाइट्रोजन, जो 1/3 नाइट्रोजन बुआई के समय में ही डाल देना है और जो बचा हुआ 2/3 नाइट्रोजन है उसको दो भागों में बराबर बांट करके पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के समय पे अगर किसान भाई डालते हैं तो उनका बढ़वार पौधे का बहुत अच्छा होता है और इसमें जो नाइट्रोजन का लॉस होता है वो भी कम होता है और पौधा ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन ले पाता है। गेहूं की फसल के साथ साथ जई की भी खेती की जा सकती है। इसकी खेती का तरीका गेहूं की खेती के समान ही होता है। जई प्रोटीन और फाइबर से समृद्ध एक खाद्य पदार्थ है तथा इसका इस्तेमाल दुधारू पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है। जई जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि जई एक प्रमुख चारा फसल है जिसमें 8% क्रूड प्रोटीन होता है और किसान उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकता है। तो जई की खेती करने का फायदा ये है कि उसको हरा चारा के रूप में भी यूज कर सकते हैं, उसका साइलेज बना सकते हैं और उसका जो है हम ये भी उसको फॉडर के रूप में मतलब सूखा चारा के रूप में भी उपयोग करते हैं। तो जई तीनों तरीके से और आजकल जो है मल्टी कट जई का ज़्यादा चलन हो गया है, तो इसलिए जो है हम ये जई की खेती इस तरह से कर सकते हैं और उसमें जो है जई की खेती से किसानों को अपने जो दुधारू पशु हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सकता है और अगर वो हरा चारा खिलाते हैं। इस तरह से यदि किसान भाई वैज्ञानिकों की सलाह पर गेहूं की वैज्ञानिक खेती करें तो वे उच्च गुणवत्ता वाली फसलों का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे और अगर आप इस पर अमल करते हैं तो हमारा जो मेहनत है वो साकार होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आप हमारा पता ज़रूर लिख डालिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा बेसब्री से आपके खतों का इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।